यस वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आ गए हैं कि मेरे प्यारे प्यारे सारे सारे बच्चे। गर्मा गर्म फ्रेश नया टॉपिक लेकर आया हूं आज, जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। जस्ट अ मिनट। यस, चलो, आर यू पीपल रेडी? आर यू पीपल रेडी? बोलो जल्दी मुझे। ओके, डिस्प्रिन डिस्प्रिन, अरे डिस्प्रिन, वाह वाह वाह, जहांगीर आज आया है। देखो जहांगीर आया है आज। चलो, अच्छा, कब से रेडी हो? मेरा ही वेट था, लो आ गया। तुमने बुलाया और हम चले आए। क्या बोलते हो सोहन? ठीक है, चलो बढ़िया। ओके नाउ देर आर मेनी न्यू स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन टुडे। तो देखो, आज से ज्वाइन करवाने का रीज़न सिंपल था। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं क्या कहते हैं, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का जो ये है, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट है, वो मैं पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, जिसमें मेरे बेसिक्स के लेक्चर हुए हैं। और बेसिक्स के लेक्चर के अलावा बेसिक्स के लेक्चर के अलावा मैंने जो लिंक वगैरह है ग्रुप्स के, वो भी डाल दूंगा। वो भी डले होंगे शायद, मोस्ट प्रोबेबली नहीं डले होंगे तो वो भी डाल दूंगा। प्लेलिस्ट में 10, एक अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 लेक्चर्स हमारे बेसिक्स के हैं, और कुछ 7 लेक्चर्स हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के हैं। ठीक है, खतरा खतरा है, ग्रुप बहुत खतरनाक है। बैकग्राउंड में पत्तियाँ हिल रही है, हाँ हिल रही है। क्यों, पसंद नहीं है? नॉर्मल स्टेबल बैकग्राउंड कर दूँ क्या? स्टेबल बैकग्राउंड करते, स्टेबल बैकग्राउंड कर सकते हैं अपन, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है ना, तो बस चेंज कर देते इसको, कोई बात नहीं। ये ठीक है क्या? ये ठीक है क्या, बोलो। तो ये रखता हूँ, बोलो ये रखना है क्या? ये ठीक है, अपना ओरिजिनल वाला।
चलो सो टेंशन मत लो, अंदर आ गया हूँ मैं घर में, बाहर नहीं बैठा हूँ। अगर तुम बोलते हो बाहर जाओ सर तो बाहर चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम बोलोगे वैसा करेंगे, कोई नहीं। दिस इज ओके, ओके दिस इज ओके। पहले वाला सही था। ये बढ़िया है वो बढ़िया है? जंगल या रूम, बोलो मुझे, जंगल या रूम? जंगल या रूम? पिछला वाला अच्छा था, डन। फिर चलो पिछला वाला लेते हैं। खुश, तुम खुश तो मैं खुश, तुम खुश तो मैं खुश। लो जंगल। मेरी क्रश वाली नको। नहीं भाई नहीं, आपने क्रश वाला वगैरह नहीं, वो राज बाहर आ जाएगा सबके सामने, है ना। चलो आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पे, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो मेरी बात, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आप जो पिछला बैकलॉग है वो आप कवर करेंगे। कैसे सर? डेली 1 लेक्चर, गो थ्रू बाय डेली 1 लेक्चर, एक लेक्चर आप देखेंगे, हो जाएगा आपका, ठीक। जूम पे हम जब मिलेंगे, संडेज को हमारी जूम मीटिंग फिक्स होती है 11:30 बजे। एक और जूम मीटिंग रखने की सोच रहा हूँ, हफ्ते में 2 बार रखेंगे। वेडनेसडेज को भी एक जूम मीटिंग रखने की सोच रहा हूँ, वेडनेसडे को भी मिलेंगे। मैं एक बार पवन सर से बात करता हूँ, पवन सर से बात करके उनका टाइमिंग क्या है, उसके बाद मेरा जूम मीटिंग में रात में रखेंगे, मतलब खाना वाना खा के मस्त बढ़िया से मिलेंगे, गप्पे वप्पे मारने को। यस ठीक है। तो उसमें जो वेडनेसडे को भी एक जूम मीटिंग रखेंगे और संडेज को भी एक जूम मीटिंग रखेंगे। तो गले की हालत खराब है आज। नाइन टू 10 होता है पवन सर का, ठीक है, कोई नहीं। 10:30 के आसपास मिलेंगे, फिर 10:30 के आसपास। स्टार बॉय आज जोश में है। ठीक है, चल ओके। अगेन वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो बैकलॉग वाले बच्चे हैं, आप चिंता करने वाली बात नहीं है, हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा बैकलॉग हुआ नहीं, एक ही चैप्टर का फर्क है, वो भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बेसिक चैप्टर है। ठीक है, चलो यस लेट अस बिगिन। थैंक यू खुशी, आई एम वेरी वेरी फाइन एंड होप यू पीपल आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन विद अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स खत्म किया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 मार्क का वो क्वेश्चन आता है आपका, और ये भी आपका मान के चलो 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये 3 क्वेश्चंस में इनका आपको प्रभाव दिखेगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये जो टॉपिक्स है आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के इर्द गिर्द मिलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे। डेप्रिसिएशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें गड़बड़ होती है बच्चों को थोड़ी डेट्स के साथ, डेट्स कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, तो चिंता नहीं करना। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक ट्रिक दे दूंगा कि कैसे हमें सम को समझना है, कैसे नहीं समझेंगे। तो एक बार वो समझ में आ गया तो काफ़ी है। डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में हमें याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसके वर्किंग नोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
डेप्रिसिएशन के वर्किंग नोट को ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिलेंगे। किसके लिए मिलेंगे सर? डेप्रिसिएशन के वर्किंग नोट के लिए। वर्किंग नोट को ही मार्क्स है, ठीक है। दूसरी बात, अब मान के चलिए फॉर एग्जांपल जैसे अभी पावर इश्यूज, अभी बारिश के मौसम में बार बार लाइट फेलियर इश्यूज बार बार हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है ना, कभी कभी 5 मिनट के लिए 10 मिनट की लाइट चली जाती है, फिर वो बैकअप वगैरह है सोसाइटी का, तो वो बैकअप वगैरह आने में 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं। उसके बाद अगर कभी लाइट आती है, नहीं आती है, तो मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे 2 दिन से परेशान हो रहे थे लाइट के चक्कर में, लेक्चर हो रहा है नहीं हो रहा है, मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट कर रहे नहीं कर रहे, तो उतना 5-10 मिनट के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, उतना 5-10 मिनट के लिए हम लोग लेक्चर बंद कर देंगे। जैसे मान लो अभी आज डेप्रिसिएशन लेक्चर नंबर 1 है, तो अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो मैं ये स्ट्रीम एंड कर दूंगा, ये स्ट्रीम क्या करूंगा, एंड कर दूंगा, और फिर ये लेक्चर का नाम दे दूंगा 1A। फिर हम एक नया लेक्चर स्ट्रीम स्टार्ट कर दूंगा जिसका नाम दूंगा मैं 1B नाम दे दूंगा। मतलब समझ में आ जाएगा हमको कि लेक्चर नंबर 1 का ही पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है ना। तो हम वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आएगा नया लिंक मैं बनाकर डाल दूंगा, किस पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा सारे, और फिर से ज्वाइन करने बोल दूंगा, ठीक। तब तक चिंता करने वाली बात नहीं है। साक्षी ने सोहन के सिर पे मारा है हथौड़ा, बढ़िया। चलो लेट अस बिगिन। सबसे पहले पहला काम, धड़ाधड़ 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 जितने भी बच्चे प्यारे प्यारे आए हैं सब लोगों ने लाइक ठोकना है, सब लोगों ने लाइक ठोकना है। लाइक ठोका नहीं किसी ने, लाइक ठोको तो मैं आगे बढ़ूंगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। देखो कंपनी अकाउंट्स में एक सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट होता है। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए, अगर नहीं होते हैं तो इशू कैंसिल कर दिया जाता है, पैसे वापस दे दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो वैसे अगर लेक्चर में जितने व्यूअर्स है उतने लाइक आएंगे तो लेक्चर आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर लेक्चर कैंसिल हो जाएगा। लाइक ठोको जल्दी जल्दी जल्दी, लाइक ठोको। दिसंबर अटेम्प्ट का वास्ता है सबको, सबको दिसंबर अटेम्प्ट का वास्ता है। दबा के लाइक ठोक दिया है, इतना भी जोर से मत दबाना कि मोबाइल टूट जाए। वेरी गुड अंकित, थैंक यू सो मच। आबरार ने तो हाथोड़ा ही ठोक दिया लाइक का। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, कम ऑन। कॉन्सेप्ट का नाम है डेप्रिसिएशन। क्या नाम है? डेप्रिसिएशन। तो चलो सबसे पहले, जैसे मेरी आदत है हमेशा मैं पहले चैप्टर का नाम डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। सर डेप्रिसिएशन, ये जो चैप्टर है, सबसे पहले तो ये बताइए आप ये नाम आया कहाँ से? बेटा ये जो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, ये जो आया है वर्ड कहाँ से आया है? डेप्रिटियम। कहाँ से वर्ड आया है ये? डेप्रिटियम। डेप्रिटियम अगेन इज अ लैटिन वर्ड which stands for fall or reduction in value, fall or reduction in value। ठीक, जो नए नए बच्चे आए लाइक ठोको भाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? डेप्रिटियम कहाँ से वर्ड आया? डेप्रिटियम, एक मिनट आई लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से, आई नहीं है ये, ई है। डेप्रिसिएशन हैज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डेप्रिटियम विच इज अ लैटिन वर्ड एंड विच मीन्स फॉल और रिडक्शन इन वैल्यू और प्राइस। फॉल इन प्राइस और फॉल इन वैल्यू, विच मीन्स फॉल इन प्राइस और फॉल इन वैल्यू। तो हमारे लिए डेप्रिसिएशन अगर कहूँ मैं, ये मेरे साथ लिखो, मेरे साथ लिखो। तो हमारे लिए अगर मैं कहूँगा तो डेप्रिसिएशन जो है, फॉर अस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, डेप्रिसिएशन इज
रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। बराबर है, यहाँ तक क्लियर सबको? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वेरी गुड। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या है, किस पे एप्लीकेबल है, टेंजिबल्स का क्या है, इनटेंजिबल्स क्या है, ये सारी चीजें बताऊंगा आपको। सही है, मेरे को तब तक ध्यान से सुनेंगे। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू कम होती है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, ध्यान से सुनो, एक एक कॉन्सेप्ट बुक में से ही क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, अब सर डेप्रिसिएशन का मतलब आपने बताया वैल्यू इन रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो सर ये एसेट क्या है? एसेट क्या है सर? ये एसेट क्या है? देखो बेटा, एसेट जो है दिस वाज डिफाइंड इन AS 10, जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। अकाउंटिंग फॉर व्हाट? फिक्स्ड एसेट्स। बराबर। बट ये एसेट AS 10 को रिवाइज कर दिया गया, रिवाइज्ड AS 10 कॉल्ड एज PPE। P stands for property, P stands for plant and E stands for equipment. Property, plant and equipment, PPE, property, plant and equipment। ठीक है, AS 10 PPE के बारे में बात करता है, उसको रिवाइज कर दिया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर गोइंग टू रीड द डेफिनेशन ऑफ प्लांट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो सब लोगों ने ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक, ध्यान से सुनिए। PPE आर टेंजिबल आइटम, ध्यान से समझना है। इन्होंने क्या नाम दे दिया? सबसे पहले इन्होंने स्कोप लिमिट कर दिया टेंजिबल, तो इसमें इनटेंजिबल्स आएंगे क्या सर? इनटेंजिबल्स आएंगे क्या सर? इनटेंजिबल्स नहीं आने वाले बेटे। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, ये सारी चीजें इसमें नहीं कवर होती है। AS 10 में बिल्कुल कवर नहीं होती है। ठीक है, आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। आइला टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर व्हाट? हेल्ड फॉर व्हाट? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बात करें तो देखो, प्रोडक्शन की बात करें, एग्जाम्पल देता हूँ एक एक का। प्रोडक्शन की बात करें तो आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है, प्रोडक्शन में जो आप मशीन यूज कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, सप्लाई ऑफ गुड्स में, सप्लाई ऑफ गुड्स में आपकी दुकान है, शॉप है, स्टोर है ना, शॉप लिख देता हूँ। या डिलीवरी व्हीकल है, डिलीवरी साइकिल, डिलीवरी वैन है, वो आ गया आपका। सर्विसेज प्रोवाइड करने में भी एसेट यूज होती है, जैसे होटल्स हो गए। बराबर है। अब होटल्स वाले आपको अकोमोडेशन देते हैं, तो वहाँ पे रहने के लिए जगह देते हैं। घर आपके नाम, वो होटल थोड़ी ना आपके नाम करते हैं, वो जगह रहने के लिए देंगे, तो वो होटल उनके लिए एसेट हुआ, क्योंकि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद कर रही है। मेरा जो कंप्यूटर है, मेरा जो लैपटॉप है, जिसकी मदद से मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करने में मेरी मदद कर रहे हैं। बराबर है। सर्विसेज रेंटल टू अदर्स, रेंटल टू अदर्स आपको पता ही है, आजकल गाड़ियां रेंट पर दी जाती है, घर रेंट पर दिए जाते हैं, ऑफिस प्रीमाइसेस रेंट पर दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस में आपका ऑफिस फर्नीचर आ गया, आपके ऑफिस के कोई इक्विपमेंट्स आ गए। बराबर है। फर्नीचर फिटिंग्स आ गए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आ गए, फर्नीचर फिक्सचर जिसको हम कहते हैं। बराबर है। ये सारी चीजें तो यूज होना जरूरी है। एसेट का याद रखना हमें डेफिनेशन उसका, इट इज हेल्ड फॉर यूज, हेल्ड फॉर यूज। हाँ, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा के लिए आप उसको यूज करने हो। लाइफ का कुछ लेना देना नहीं है, लाइफ चाहे 5 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, बट आप 1 साल से ज्यादा के लिए उसको यूज करने वाले हो, तो वो आपका एसेट है। वो क्या है? आपका एसेट है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, वो आपका फिक्स्ड एसेट रहेगा। याद रखना है हमको, जब गुड्स का डेफिनेशन आता है तो वो क्या कहेगा? दोज आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर, यहां पर देखो एसेट की बात करूंगा तो एसेट इज टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर यूज, यूज उन्होंने बता दिया आपको,
दो चीजें यूज में, यूज क्या चीज बताई उसने, प्रोडक्शन, सप्लाई, सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन 12 months हेल्ड फॉर यूज बोला है उसने, ठीक है। गुड्स की अगर मैं बात करूं, हेल्ड फॉर सेल, तो जो भी चीज आपके बिजनेस में आपके साथ है, जो भी चीज आपके साथ आपके बिजनेस में है आपको इंटेंशन पता होना जरूरी है। आपका जो भी बिजनेस है, बिजनेस में जो भी चीज आई है उसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हो आप, क्या आप उसे बेचने वाले हो या आप उसे यूज करने वाले हो। अगर आप उसको यूज करने वाले हो प्लस वो यूज 12 महीने से ज्यादा का रहेगा तो वो आपके लिए एसेट है। वो क्या है आपके लिए, एसेट है सर। बट मान के चलते हैं कुछ चीजें आपने ऐसी खरीदी है जो आप बेचना चाहते हो, जिसे आप बेचना चाहते हो, उसे हम कहेंगे गुड्स। इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वेदर इट इज अ गुड और वेदर इट इज एन एसेट। यहां तक क्लियर है सबको? आई होप यहां तक क्लियर सबको। बोलो बोलो यहां तक दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? हेल्ड फॉर यूज होगा तो एसेट है, हेल्ड फॉर सेल होगा तो गुड्स है। तो सीधी बात है, ये जो डेफिनेशन के बेसिस पे अगर हम जाएंगे तो मान के चलते हैं कि जैसे एग्जांपल दो अगर आपको, तो अगर मैं कोई मोटरसाइकिल परचेस करता हूं या मोटर कार परचेस करता हूं, तो ये जो है ना बेटे, मोटर कार या मोटरसाइकिल जो है ना, ध्यान से समझो, वो मेरे लिए एसेट है क्योंकि मैं खरीदूंगा और उसको यूज करूंगा, 1 साल से ज्यादा का यूज करने वाला हूं मैं। बट अगर वही कोई आपके आसपास वाला जो मोटरसाइकिल डीलर है, कोई भी गाड़ियों की शोरूम है, वो गाड़ी क्यों खरीदते हैं बेटे? गाड़ियां बेचने के लिए खरीदते हैं। तो वही गाड़ी जो मेरे लिए एसेट होगी वो उनके लिए गुड्स होंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनीज वालों के लिए ऑफिसेज, फ्लैट्स, शॉप्स, ये जितनी भी चीजें हैं उनके लिए गुड्स है क्योंकि वो बना ही रहे हैं आपको बेचने के लिए। बट मेरे लिए, अगर मैं वो ऑफिस परचेस करता हूं तो ऑफिस मेरे लिए एसेट है। मैं हर साल नया एसेट थोड़ी ना खरीदता हूं, हर साल नया ऑफिस थोड़ी ना खरीदूंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। बोलो समझ में आ रहा है यहां तक सबको? बोलो यहां तक समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? चलो बढ़िया। अब देखो, यहां पर इन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं। वैल्यू ऑफ सच एसेट्स डिक्रीजेस विद पैसेज ऑफ टाइम मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये क्या है आपके? कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या है ये? कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। बराबर। सोहन अपना ग्रुप है ना बेटे, वहां पे सब देखते ना ये सारी चीजें। यहां पर अभी लेक्चर में ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। वेयर एंड टेयर ड्यू टू इट्स यूज इन बिजनेस। वेयर एंड टेयर मतलब जब भी कोई आप एसेट यूज करते हो, जब भी कोई एसेट यूज करते हो तो उसको यूज करेंगे तो वो खराब होगी ना, जंग लगेगा, खराब होगा, पुराना होगा, उसको हम कहते हैं वेयर एंड टेयर ड्यू टू यूज ऑफ द एसेट। इफ्लक्स ऑफ टाइम इज नथिंग बट पैसेज ऑफ टाइम। इफ्लक्स ऑफ टाइम इज नथिंग बट पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता है एसेट पुराना होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। परफेक्ट है सोहन, परफेक्ट है। जो भी चीज हम बिजनेस चलाने के लिए यूज करते हैं उसे हम एसेट कहेंगे। ऑब्सोलेसेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और अदर चेंज। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या? आउटडेटेड। ऑब्सोलेसेंस का मतलब हो जाता है आउटडेटेड, पुरानी हो गई चीज। जैसे अभी बटन वाला मोबाइल, क्वर्टी कीपैड, अभी क्वर्टी कीपैड आ गया, पहले वो छोटा वाला मोबाइल आता था, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो वाले नंबर वाले मोबाइल आते थे। वो अभी गए, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, क्वर्टी कीपैड वाले मोबाइल आए, वो भी चले गए, अब टच स्क्रीन वाले आ गए।
तो बट वेरी ऑब्वियस है, अब टच स्क्रीन का ज़माना है तो वो बटन वाले मोबाइल का वैल्यू तो कम ही होगा ना, सीधी बात है। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना। यस, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू गिर चुकी है उसकी, मार्केट वैल्यू उसकी गिर चुकी है, वो पुराना हो गया है एसेट और वो मार्केट वैल्यू उसकी गिर चुकी है, वो एसेट की, वो किसी काम का नहीं है, तो उसका भी वैल्यू हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। एंड डिप्लीशन मेनली इन केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल रिजर्व्स, जिसको हम बेसिकली कहते हैं वेस्टिंग एसेट्स। आगे इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, चिंता मत करो, इसके ऊपर आगे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया। नाउ यहां तक क्लियर है सबको? कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, काम करो इसको, आप क्या करेंगे, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको होमवर्क है आज का पहला, ये आपको नोटबुक में लिखना है, आपके क्लास वर्क नोटबुक में, क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। तरुण कुमार, मेरे लाडले स्टूडेंट्स बहुत पहले आ चुके हो, बेशर्म इंसान, लेट उठते हो, जल्दी उठने की आदत लगाओ। सेकेंड पॉइंट, इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब होता है पैसेज ऑफ टाइम बेटे, इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब होता है पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे एसेट पुराना होता है, इसीलिए। क्लियर? बोलो क्लियर है यहां तक सबको? बढ़िया। नाउ बहुत अच्छी बात है तरुण, अगर आपको ये चैप्टर आता है तो। इफ्लक्स का मतलब पैसेज है ना बेटे, ये देखो एरो करके लिखा है मैंने यहाँ पे, इफ्लक्स का मतलब पैसेज, पास होना, समय का बीतना। डिप्रेशन वाली फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट नहीं लेना था बावले, उसको लिखना था, ये होमवर्क है इसलिए स्क्रीनशॉट लेने बोला है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको लिखना है, इसको लिखो, लिखो इसको, और फिर इसके बाद कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन लिखना, और थोड़ी सी 4-5 लाइन के लिए जगह छोड़ देना उतना लिखने के लिए, हाँ ना, इसका भी स्क्रीनशॉट लेगा बेशरम। अरे तरुण, रील क्या बना रहा है यहाँ पे, भविष्य बनाओ, रील बनाओगे तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा, रील लाइफ से उठो, रियल लाइफ में आओ। स्टार्टिंग का कौन सा, स्टार्टिंग का ये लो, मेरा मैसेज इग्नोर मार दिए, कौन सा मैसेज इग्नोर मार दिया भाई तेरा, पहला मैसेज तो दिख रहा है अभी मुझे तेरा। अरे इतना ही है ना, और ऊपर वाला कौन सा, यही पोर्शन है ऊपर का, यही से तो स्टार्ट किया था मैंने। आ जाओ, 87 लाइव है, बढ़िया। ठीक है, चलो बढ़िया। नाउ कम बैक, कमिंग टू अनदर थिंग, very important discussion, we are coming to a very important discussion.
कंपोनेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑब्लिक फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। थोड़े टाइम में आ जाएगा कूपन, चिंता मत करो फिर दोस्त। क्लियर? कंपोनेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। बेसिकली देयर आर 3 फैक्टर्स। ये मेरे साथ लिखना है, कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, या स्क्रैप वैल्यू के बजाय थोड़ा टेक्निकल जाते हैं, रेसिडुअल वैल्यू। क्लियर यहां तक? कंपोनेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एंड एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। यहां तक क्लियर है सबको? बोलो यहां तक क्लियर है सबको? अब कॉस्ट ऑफ एसेट, ये हर तीनों चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एंड एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है? इसका रिलेशन डेप्रिसिएशन के साथ समझो। कॉस्ट का रिलेशन है डायरेक्टली रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। जितना ज्यादा कॉस्ट होगा उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा, जितना ज्यादा कॉस्ट होगा उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा। लाइफ इज इनवर्सली रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। आई होप ये मैथ्स की भाषा है, आपको समझ में आती है। ये रिलेशन फंक्शन जो दिखाता है, बराबर है, डायरेक्ट रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन। तो ध्यान से सुनो, कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, लाइफ ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन लाइफ जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा लाइफ होगा उतना डेप्रिसिएशन हर साल कम लगेगा। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू की बात करूं तो एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू का रिलेशन जो है ये भी इनवर्स है टू डेप्रिसिएशन। ये लिखने का काम करो, आगे समझाऊंगा एग्जांपल के साथ कैसे। गाजर क्या है? जहांगीर को गाजर चाहिए, दे दो भाई। बोलो ये लिखा सबने? आ जाओ नाउ, वन बाय वन। कॉस्ट ऑफ एसेट देखो, पहले एक बार मैं आपको नोट्स में से गो थ्रू करवाता हूं और फिर बाद में सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। एक कहाँ गया वो पॉइंट? हाँ ये रहा। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइज ऑफ परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज, परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। Any cost directly attributable to bring asset to the location and condition necessary to it capable of operating in the manner intended by the enterprise. Initial estimate of the cost of dismantling, removing the item or restoring the site on which an asset is located. ठीक है, ये तीन चीजों को डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पहले एक बेसिक चर्चा, ठीक, बेसिक चर्चा ध्यान से समझो। कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं सर? कॉस्ट की। कॉस्ट ऑफ एसेट,
वेरी गुड तरुण जी, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नंबर 1 देखो, कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनो, कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्लूड व्हाट? परचेज प्राइस, ये लिखेंगे मेरे साथ, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, डायरेक्ट कॉस्ट्स फॉर मेकिंग एसेट ready to, direct costs for making asset ready to use. Clear? Cost of dismantling and restoration cost. Cost of dismantling and restoration cost. ध्यान से सुनो, परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, डायरेक्ट कॉस्ट फॉर मेकिंग एसेट रेडी टू यूज, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिस्टोरेशन कॉस्ट। ठीक है, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस और ये दोनों पे चर्चा मैं अलग से करूंगा, बताता हूं। अभी आ जाओ मेरे साथ, सुनो, ध्यान से सुनेंगे। मान लो मैं रहता हूं पुणे में, कहाँ रहता हूं मैं? पुणे में, और मैंने चेन्नई से एक मशीन मंगवाई है। चेन्नई से क्या करी है मैंने? एक मशीन मंगवाई है। मोहम्मद जहांगीर, मुझे पता है आपको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज है, अब थोड़ा संयम रखो बेटे, सब बताता हूँ मैं। चेन्नई से मैंने एक मशीन मंगवाई। मशीन का जो प्राइस है बेटे, मशीन का जो प्राइस है बेटे वो 1 लाख रुपए है। कितने की मशीन है? 1 लाख रुपए की मशीन है चेन्नई से। अब चेन्नई से मशीन परचेस करूँगा तो वो उड़ते हुए तो नहीं आएगा, तो मैंने चेन्नई में शाहरुख खान रहते थे तो उनको फ़ोन लगाया, मेरे दोस्त थे शाहरुख खान चेन्नई में। तुम जो सोच रहे हो वो शाहरुख खान नहीं, वो अलग है, ये अलग है, ये चेन्नई वाले शाहरुख खान है। इनको फ़ोन लगाया मैं, बोला भाई शाहरुख मशीन भिजवा दो। उन्होंने कहा ठीक है, 1 लाख रुपए की मशीन है, मैंने कर देता हूँ पेमेंट, भिजवा दो आप। उसके बाद शाहरुख ने कहा कि यार कैसे भिजवाऊँ, गाड़ी का पैसा लगेगा, टेम्पो का। अच्छा कितना लगेगा, ट्रक का पैसा कितना लगेगा? बोला सर 10,000 रुपये लगेगा सर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10,000 रुपये लग गए ट्रांसपोर्टेशन के पैसे, 10,000 लग गए ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फिर जब वो मशीन आई, मशीन मैंने देखा इतनी बड़ी मशीन थी। अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग में अगर वो लगा था, फैक्ट्री बिल्डिंग में लगा के अगर मैं चालू कर देता तो बड़ी मशीन थी, तो बड़ी मशीन आवाज़ बहुत करती थी, वाइब्रेट बहुत होती थी, तो ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट हो जाती। तो अगर उसको सपोर्ट ना होता तो वो मशीन पूरी बिल्डिंग गिरा देती मेरी। वो मशीन क्या करती, मेरी पूरी बिल्डिंग गिरा देती। क्लियर? तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। उसके लिए क्या किया मैंने, प्लेटफॉर्म बनाया। मतलब क्या, देखो इतनी बड़ी मेरी मशीन थी, जो मशीन थी उसके लिए मैंने क्या, नीचे से ज़मीन पर बस बढ़िया से सीमेंट वीमेंट ईट वीट पत्थर उत्तर डाल के एक प्लेटफॉर्म बनाया। इसके ऊपर वो मशीन रख दी और उसको ज़मीन में फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर। तो ये प्लेटफॉर्म बनाने का कुछ खर्चा आया 5,000 रुपया। ठीक है, फैक्ट्री के बाहर मैंने एक शेड बनाया। फैक्ट्री के बाहर मैंने एक शेड बनाया, उसका 2,000 रुपया खर्चा आ गया। ठीक है, फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री लगी थी, यहाँ पे फैक्ट्री है मेरी। फैक्ट्री के बाहर एक दीवार है, तो फैक्ट्री की दीवार पे मैंने क्या किया, बढ़िया सा एक गप्पे वप्पे मारने के लिए मेरे स्टाफ को बढ़िया सा ऐसा आरामदायक
बैठो गप्पे उप्पे मारो, पत्ते उत्ते खेलो, कैरम खेलो। तो शेड बनाया मैंने, फैक्ट्री के बाहर एक शेड बनाया एम्प्लॉयज़ के लिए, शेड। तो शेड बनाने का खर्चा लग गया 2000 रुपया। कितना लग गया? क्लियर यहाँ तक? शेड के अलावा बेटे क्या करो ना, सुनो ना मेरी बात, मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना आपको, वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दो आप। वो सब जो डिसमेंटलिंग वगैरह जो भी तुम्हारी चर्चा चल रही है सब क्लियर होगा बेटे। तो संयम रखो, मेरी स्पीड पे चलो। आप यहाँ वहाँ भटको मत प्लीज, यहाँ वहाँ भटकने का काम मत करो। शेड 2000 रुपये। तरुण मैं ना अभी चैनल से ना निकाल दूंगा तुझे। कुछ तो अपना फालतू टॉपिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मत लेके आऊँ। शेड बना दिया। शेड बनाने के बाद जब वो मशीन आई, मशीन में मैंने देखा, हमको तो मालूम था कि मैंने तो सिर्फ 3 कलर की वायर देखी थी, एक लाल कलर की, एक हरे कलर की, एक काले कलर की वायर देखी थी। अब यहाँ पर देख रहा हूँ मशीन में इतने सारे वायर निकले हुए हैं, सतरंगी अतरंगी नहीं उतने कलर के वायर है। मैंने फिर शाहरुख को फोन लगा, बोला भाई शाहरुख, हाँ इतने सारे वायर है भाई, मुझे लगा एक प्लग होगा, दीवार में लगाऊंगा, बटन ऑन करूंगा, मशीन चालू हो जाएगी। ये तो क्या 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 चीजें है भाई, इतने सारे वायर मैं कैसे करूंगा? उसने कहा तेजस भाई चिंता मत करो, सुनो मेरा एक बंदा है, वो आएगा, वो मशीन इंस्टॉल करके जाएगा। तो उसका टेक्नीशियन बंदा आया, उसने क्या किया, मशीन इंस्टॉल कर दी। तो इंस्टॉलेशन का उसने पैसा ले लिया 5000 रुपया। ठीक है, अब हुई मेरी मशीन चालू। तो ये वायर उसने कहीं कहीं तो जोड़ दिए, 2-3 वायर निकल के मेरे कंप्यूटर को जोड़े उसने। कंप्यूटर को भी वायर जोड़ दिया उसने ताकि मैं ऑपरेट कर पाऊँ। सिंपल, जोड़ दिया उसने, जोड़ दिया सर। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन? सवाल समझा मेरा? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन? बोलो जल्दी। शेड मुझे चारपाई जैसा लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन? बोलो जल्दी। आंसर चाहिए। स्टार बॉय कम्स विथ 1,20,000, 1,23,000, 1,20,000, 1 लाख। वाह, तरुण कुमार का तो कहना था कि मुझे ये चैप्टर आता है और गलत जवाब दे दिया। वाह 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 वाह, बेसिक क्वेश्चन में ही गलती, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भाई साहब आपको मैं बता दूं, इस एसेट का कॉस्ट 1,22,000 रुपये ना होते हुए 1,20,000 रुपये है। कितने रुपए है? 1,20,000 रुपये। क्यों सर? क्योंकि शेड का खर्चा इसमें काउंट नहीं होगा। शेड का खर्चा इसमें काउंट नहीं होगा। सर क्यों? ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी मैंने, डायरेक्ट कॉस्ट फॉर मेकिंग एसेट रेडी टू यूज और डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द एसेट फॉर मेकिंग इट रेडी टू यूज। बात ध्यान से समझो, मशीन खरीदना जरूरी था कि हाँ, तो मशीन तो खरीदा है ना सर, 1 लाख का मशीन है, उसका परचेस प्राइस है, तो ये आएगा क्या सर? हाँ। पर जब तक मशीन चेन्नई से पुणे नहीं आएगी, क्या तब तक मैं यूज कर पाऊंगा मशीन को? बिल्कुल नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आएगा सर। प्लेटफॉर्म का खर्चा बनाना जरूरी था क्या सर? हाँ सर, वो तो जरूरी था, उसके बगैर मशीन चलेगी कैसे? यूज ही नहीं कर पाऊंगा मशीन को, तो वो भी जरूरी था। इंस्टॉलेशन करना, जब तक इंस्टॉल नहीं होगी मशीन कैसे यूज करूंगा मैं? बट फैक्ट्री शेड का खर्चा, फैक्ट्री के बाहर शेड लग रहा है, उस फैक्ट्री शेड का खर्चा मेरे मशीन के साथ क्या संबंध है? वो फैक्ट्री शेड नहीं भी बनाओ तो मशीन तो चलेगी ना भाई साहब। फैक्ट्री शेड का कोई लेना देना है क्या? हाँ, उसके साथ रिलेवेंट नहीं है। इट इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट। वो तो लगे हाथ तो प्लेटफॉर्म बन रहा था तो सस्ते में काम हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या कर दिया भाई, फैक्ट्री शेड भी लगा दो। समझ में आया क्या? तो
इसीलिए उसका एसेट के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। द कॉस्ट ऑफ एसेट, तो कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्लूड्स व्हाट, परचेज प्राइस प्लस, हम बोलते हैं कि परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन, नहीं, इंस्टॉलेशन नहीं बोलना है। ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द एसेट, ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द एसेट, ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द एसेट फॉर एक्सक्लूसिवली, या तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल दी एसेट बोलेंगे, या तो हम कहेंगे कि ऑल दोज डायरेक्ट कॉस्ट विच आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज, फॉर मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज। सिंपल, यहां तक क्लियर सबको? शेड इज यूज फॉर मशीन, अगर वो देखो, शेड इज यूज फॉर मशीन का मतलब क्या होता है? एक तो पहली बात तो कोई मशीन अपनी गार्डन में लगाता नहीं है शेड ठोक के, हैं। बट अगर मान के चलो आपके लिए भी मैं एक एग्जांपल बना देता हूं। मैं एक क्या कहते हैं, सीमेंट के ईंट बनाता हूं। आपको पता है सीमेंट की ईंट बनती है आजकल। ईंट जो है ना, सीमेंट की, पहले वाली जो लाल कलर की ईंट आती थी वैसी नहीं, सीमेंट की ईंट आती है। उसका एक मशीन आता है, वो एक्चुअली ओपन ग्राउंड में ही रखा जाता है। तो वो मशीन काम करने के लिए अगर आप फैक्ट्री का शेड लगा रहे हो, उसका शेड, एक्सक्यूज मी, वो लगाने के लिए, वो मशीन को प्रोटेक्शन के लिए, बारिश से धूप से प्रोटेक्शन के लिए अगर आप शेड लगा रहे हो, तो यस, दिस शेड विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट मशीन। यस, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द मशीन, वो जरूरी है, वरना धूप में, बारिश में आपकी मशीन खराब हो जाएगी। बोला, यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। ये वाला पॉइंट क्लियर सर, ये वाला पॉइंट क्लियर सर। सर 2 पॉइंट बचे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ एसेट। ध्यान से सुनेंगे अभी। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट्स जो है, ये बहुत रेयर केसेस में आती है, कुछ एक्सट्रीम केसेस में आते हैं। जैसे मान लो सरकार ने किसी को कोल माइनिंग का, गोल्ड माइनिंग का, आयरन ओर माइनिंग का, क्वारीज वगैरह जो होती है ना, स्टोन क्वारीज, ये क्वारीज जो जिसको हम खदान कहते हैं, खदान माइंस, वो चलाने के लिए दिया है। सरकार कहती है कि यहाँ से जितना कोयला हो सकता है उतना एक्सट्रैक्ट कर लो। कितना साल लगेगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए? तो बताता है अंदाजन 15 साल लगेंगे। बोलो ठीक है, 15 साल बाद जब आप ये ज़मीन यूज़ करके पूरा कोल एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद, बात ध्यान से समझो मेरी, खुदाई काम करेंगे, अगर खुदाई का जितना काम करते जाएंगे ज़मीन वो ऐसी नीचे नीचे धंसती जाएगी, बराबर है। तो सरकार कहती है कि भाई साहब, एक बार आप सारा कोल यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, एक बार अगर आप सारा कोल एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, उसके बाद इस ज़मीन को फिर से रिस्टोर करके देना पड़ेगा, नॉर्मल करके देना पड़ेगा, इस ज़मीन को नॉर्मल करके देना पड़ेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? ये रिस्टोरेशन का खर्चा है। डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है? डिसमेंटलिंग का मतलब होता है कि भाई साहब आपको, डिसमेंटलिंग का मतलब जो है, जो एसेट है या मशीन जो आपने बनाई है उसके पुर्जे अलग अलग करके फिर से रख देना। अगर आपने रोबो मूवी देखी होगी रजनीकांत की, उसमें एंड में चिट्टी को वो लोग डिसमेंटल कर देते हैं। डिसमेंटल कर देते हैं मतलब उसका हाथ, पैर, सिर, रोबोट था ना भाई, मशीन था, इसीलिए हाथ, पैर, सिर, वो मशीन के पुर्जे सारे अलग अलग करके रख देना, उसको कहते हैं डिसमेंटलिंग। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? KGF वाला, वाह, एग्जाम्पल लेकर आए तो KGF वाला, वाह, बहुत बढ़िया। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? वेरी गुड, समझ में आ गया है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। इसके बाद आप समझो डिसमेंटलिंग का कॉस्ट समझ में आ गया, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब क्या होता था ना, ध्यान से सुनो,
अब जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, मेरे समय पे जब मैं आर्टिकलशिप में था या जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब कॉन्सेप्ट था वैट का, और थोड़ा सा वैट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर इन्होंने वैट और सर्विस टैक्स थे, दोनों का ही कॉन्सेप्ट मिक्स करके इन्होंने, और इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, जीएसटी कर दिया, एक ही गुड्स का वैल्यू कर दिया। बट बेसिकली दिस वैल्यू और दिस जीएसटी, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन बेसिकली वैट प्रिंसिपल ओनली। वैट का मतलब क्या होता है, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो 100 रुपए का आप एसेट खरीदते हो, उसके ऊपर 10 रुपए का टैक्स भरते हो, ठीक है, वो वैल्यू होगी आपकी 110 की। जब आप सामने वाले पार्टी को सेल करोगे, ये क्या हुआ, परचेस हुआ, ठीक है, परचेस हुआ। जब आप सामने वाली पार्टी को सेल करोगे तो ये, इसको मैं कहूंगा इनपुट टैक्स। परचेस करते समय जो मैं टैक्स भर रहा हूं, सेल करूंगा, जब मैं सेल करूंगा तो मैंने उसकी प्राइस रखी है 150 रुपये, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको मैं कहूंगा आउटपुट टैक्स 15 रुपये, 10% रेट चल रहा है टैक्स का, मान के चलते हैं, वो कितना हुआ, 165 रुपया। इतना मैं अपने कस्टमर से कलेक्ट करूंगा। ये क्या होगा, पेड टू वेंडर, इसको कहूंगा रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। अब जब सरकार को ठीक है, अब ध्यान से सुनो, वो सब मुझे करना ही नहीं चर्चा, बहुत से बच्चे यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं बिना कोई फालतू बात किए, तो मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ, उन पे ध्यान दे रहा हूँ, सीधी बात है। देखो बेटे, मेरे को एक बात समझो, मेरा कितना भी कोई भी फेवरेट स्टूडेंट हो, कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, मेरे साथ कितने से भी अच्छे से हो, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता। मुझे फर्क तभी पड़ता है जब बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। पढ़ाई वो कर रहा है तो मेरे लिए वो बच्चा अच्छा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है तो तुम भले कितनी भी अच्छे से क्यों ना हो, मेरे साथ मेरे बर्थडे पे केक कटिंग करने के लिए आते हैं, स्टोरी डालते हैं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है बेटे। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप मेरे फेवरेट बच्चे हो, इट इज दैट सिंपल। रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, देखो कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो एसेट, जो आपके डेप्रिसिएशन चैप्टर से संबंधित भी नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके समझा रहा हूं, और आप लोग हो कि आपको बाकी की चर्चाएं करनी है, वो समझ में नहीं आता मुझे। आउटपुट टैक्स की अगर बात करो तो सरकार कहता है कि भाई साहब, आपने कस्टमर से जितना टैक्स जमा करवाया है वो आप सरकार को दे दीजिए, जितना आपने कस्टमर से टैक्स लिया है उतना आप सरकार के कोष में जमा करवाइए। तो हमने कहा ठीक है, करवाते हैं जमा। बट ध्यान से सुनिए, 15 रुपए का टैक्स हमने कस्टमर से लिया है, बट उसके पहले ही हमने 10 रुपए का टैक्स दे दिया था अपने वेंडर को। तो वेंडर तो 10 रुपए का टैक्स आपको दे दिया है वेंडर ने, जो टैक्स तो मैंने ही दिया था, तो मैं एक्चुअली आपको टैक्स दूंगा सिर्फ 5 रुपए। तो अगर आप समझो तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन कितना है, 100 का माल 150 में बेच रहे हो, मतलब आपने कितना वैल्यू ऐड किया, 50 रुपया, और 50 रुपया पे 10% कितना आता है, 5 रुपया। तो ये है वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट। तो ये जो है, ये जो आपको यहाँ पर क्रेडिट मिल रहा है पे करने के लिए, जो इनपुट क्रेडिट मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट क्रेडिट। इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट क्रेडिट जो मिल रहा है आपको, ये जो होता है ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट रिफंड हुआ। डायरेक्टली सरकार आपको, या तो सरकार बोलेगी आप 15 रुपए दो, जो आपने वेंडर को पे किए थे 10 रुपए वापस दूंगा, उसके बजाय आप 15 रुपए देने वाले हो, 10 रुपए काट के मुझे 5 रुपए दे देना। तो इनडायरेक्ट रिफंड हो गया। वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट रिफंड। इनडायरेक्ट रिफंड अगर होता है तो ध्यान से समझो, ये इनडायरेक्ट रिफंड की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपकी ड्यूटी, जो भी आपने वैट भरा है, ये आपको इसका रिफंड मिल रहा है। ऐसे ही जब हम एसेट परचेस करते थे पहले के कॉन्सेप्ट में, जब हम सेल्स टैक्स या वैट की वर्किंग करते थे, तो वहां पर गुड्स का एक कॉन्सेप्ट था और एक कैपिटल एसेट का कॉन्सेप्ट था। तो कैपिटल एसेट के ऊपर जितना भी वैट लगता था, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, आई एम नॉट गोइंग एग्जैक्टली, अगर आप मान लो 100 रुपए का एसेट खरीदते हो, उसके ऊपर का 10 रुपए, उसके ऊपर 10 रुपए का वैट लगता है, तो ये कैपिटल एसेट अगर है तो कैपिटल एसेट में से 60% का आपको क्रेडिट मिलेगा and 40% is not eligible for credit। मतलब कि ये 10 रुपए में से 6 रुपए और 4 रुपए अलग होंगे। ये 4 रुपए जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, जिसका रिफंड नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये मेरे लिए हुआ नॉन रिफंडेबल।
मतलब ये पैसा रिकवर होने वाला नहीं है। ये 6 जो है ये रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल है, ये एडजस्ट हो सकता है आउटपुट टैक्स के साथ। कहाँ एडजस्ट हो सकता है? आउटपुट टैक्स के साथ। क्लियर है यहां तक सबको? एक्स्ट्रा कलेक्शन कर सकते हैं मतलब, अरे बेटे कैसी बात करते हो जहांगीर, आप दुकान डालोगे तो समाज सेवा करने के लिए डालोगे क्या? प्रॉफिट नहीं कमाओगे क्या? हाँ, प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप कॉटन खरीदते हो तो उसकी प्रोसेसिंग का खर्चा लगेगा, कॉटन को शर्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग लगेगी, मशीनरी लगेगी, स्टाफ लगेगा, इन सब का खर्चा लगेगा, प्लस आपका प्रॉफिट लगेगा, तो उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होगा क्या? खरीदने वाला गेहूं चावल खरीदने वाला तुमको 10 रुपये में खरीद के 10 रुपये में बेच रहा है क्या? नहीं ना, प्रॉफिट रख रहा है ना बीच में, तो वैल्यू एडिशन तो होगा ना। तो वैल्यू एडिशन जितना है सेल वैल्यू पर बेटे, सेल वैल्यू पर होता है। क्या होता है? सेल वैल्यू पर टैक्स लगता है। तो आप 10 रुपए का माल खरीद के 10 रुपए में थोड़ी ना बेचोगे। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? तो ये जो वैट है ये नॉन रिफंडेबल वैट है, तो इसीलिए ये कॉस्ट एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा और ये जो है ये डिडक्ट कर दिया जाएगा, नॉट कॉस्ट ऑफ एसेट। जिसका आपको रिफंड मिलेगा, जिसका आपको रिफंड मिलेगा वो एसेट के कॉस्ट में नहीं जाएगा, जिसका आपको रिफंड मिलेगा वो सॉरी जिसको आपको रिफंड मिलेगा वो एसेट के कॉस्ट में नहीं जाएगा, जिसका रिफंड नहीं मिलेगा वो एसेट के कॉस्ट में जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ऐसा क्यों हो रहा है? गरिमा जी ने डिलीट कर दिया। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? बोलो यहां तक क्लियर है सबको? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, ये दोनों चीजें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपकी। कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपका, एंड आई होप आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसेट लिख लिया था और ये मेरा चेन्नई वाला मशीन का भी एग्जांपल लिख लिया। चेन्नई वाला मशीन भी लिख लिया था, सब लिखा। क्लियर है तक सबको? क्रेडिट मीन्स क्या होता है? ये क्रेडिट और वो क्रेडिट अलग है बेटे। ये क्रेडिट जो है, ये क्रेडिट आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है पे करते समय आपको उतना कम पे करना पड़ेगा, उसको इनपुट क्रेडिट कहते हैं। ये आप इंटरमीडिएट में जब आप जीएसटी पढ़ोगे तब आपको आइडिया आ जाएगा। क्लियर है तक सबको? तो कॉस्ट में भाई साहब क्या ऐड होता है? सारे खर्चे ऐड होते हैं विच आर यूजफुल। देखो मैंने डिटेल में आपको कंसेप्ट बताया बेटे, उसके ऊपर उतना डिटेल वाला क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ना है तो आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर फिर से देख लो चाहिए तो। उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा फोकस एक बार मैंने आपको बता दिया क्यों, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए इसीलिए। बार बार जो कंसेप्ट एग्जाम में आने वाला नहीं है उसके ऊपर बार बार रिपीटेशन देके कोई भी मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर है, अवेलेबल है, आपको कभी जब चाहिए तब आप देख सकते हो। कोई भी दिक्कत है कि इसमें नहीं है सर, तो आप बाद में देख सकते हो। तो सिर्फ सिंपल है सार, अगर मैं आपको बताऊं पूरे कॉन्सेप्ट का तो सिंपल इतना ही सार है कि कॉस्ट ऑफ एसेट में आपका परचेस प्राइस आता है, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस विच आर एक्सक्लूसिवली मेड ऑन द एसेट फॉर मेकिंग इट रेडी टू यूज, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स एक्सक्लूसिवली मेड ऑन द एसेट फॉर मेकिंग इट रेडी टू यूज, ये खर्चा। उसके बाद नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। आईटीसी, हाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट बराबर है। चलो डन। ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ये आपको एग्जाम में पूछेंगे क्या? नहीं सर ये एग्जाम में पूछने वाले नहीं है, ये अपने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए था और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ता हूं, ये हो गया कॉस्ट का कॉन्सेप्ट।
अब आओ समझते हैं व्हाट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट का मतलब क्या? एक्चुअली एस्टिमेटेड इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है मेरी बात। बैकलॉग कैसे क्लियर करना है? बैकलॉग देखो बेटे, समय हमारे पास बहुत है, दिसंबर में एग्जाम है। एक सब्जेक्ट उठाओ, एक सब्जेक्ट उठाओ, उसके ऊपर फोकस करो। एक हफ्ते में 10 दिन में वो एक सब्जेक्ट का बैकलॉग खत्म करो। एक हफ्ते में 10 दिन में एक सब्जेक्ट का बैकलॉग खत्म करो, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, फिर तीसरा सब्जेक्ट उठाओ, ऐसे करो। क्लास कब होगा? दिनकर कुमार, रोज क्लास होगा, एवरीडे मॉर्निंग 8 o'clock माई लेक्चर। 8 o'clock एवरीडे मॉर्निंग 8 o'clock इज माई लेक्चर। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेड्यूल्स आएंगे तो शेड्यूल्स भी डाल देंगे। ठीक है, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अब ध्यान से समझते हैं व्हाट इज एस्टिमेटेड इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। मतलब दिस इज हाउ मेनी years the asset is expected to give the benefits। कितने सालों तक ये एसेट हमारे साथ चलेगा। तो देखो भाई साहब, अगर आप एक बात गौर करेंगे तो मैंने लिखा है कॉस्ट, मैंने लिखा है एस्टिमेटेड लाइफ एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। यहां पे दोनों में एस्टिमेटेड ये शब्द आया है। अब देखो एस्टिमेटेड इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है? ये चेंज हो सकता है क्या? मतलब सर हाँ चेंज हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? आपने गाड़ी खरीदी, आपने सोचा कि अभी 5 साल कम से कम अभी देखने की जरूरत नहीं है, 3 साल बाद गाड़ी का इतने बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया, क्या वो किसी काम का नहीं, कबाड़ी में डालो, नया गाड़ी खरीदो। तो इट्स एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ब्रेक डाउन हो सकता है एसेट का, कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कोई कोई तो ऐसे कि सर मेरे पिताजी की गाड़ी है, मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ सर। हाँ। तो मतलब 20 साल से भी उन्होंने 20 साल से भी वो एसेट यूज कर रहे हैं, वो गाड़ी यूज कर रहे हैं। तो एस्टिमेशन तो लगाया था कि 5, 8, 10 साल चलेगा, बट 25 साल से गाड़ी चल रही है। तो इसलिए क्या है एस्टिमेटेड इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ का मतलब क्या? हाउ मेनी इयर्स द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू गिव दी बेनिफिट्स। कितने सालों तक ये एसेट हमारे साथ रहेगा, कितने सालों तक ये हमें बेनिफिट देगा। एज सिंपल एज दैट। बोलो आई होप यहां तक क्लियर है सबको? बोलो यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर सबको? एस्टिमेटेड इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, हाउ मेनी इयर्स द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू गिव द बेनिफिट्स। तो एक्चुअल लाइफ कैन वेरी, इसीलिए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आगे हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं चेंजेस इन डेप्रिसिएशन। उसके पीछे का मेन कारण लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, यही दो चीजें हैं। लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, यही दो चीजें हैं जो उसके ऊपर डिपेंड करने वाली है। जो चेंज आएगा, चेंज इन डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो देखो कैसे होता है ना, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो बॉयज की गाड़ी जो है, बॉयज अगर जो गाड़ी यूज करते हैं तो 3 से 4 साल में कबाड़ा कर देते हैं। 3 से 4 साल में कबाड़ा कर देते हैं। जैसे एकदम धूम की तरह, कभी आमिर खान की पिक्चर देख के आ जाएंगे, कभी वो अभिषेक बच्चन की पिक्चर देख के आ जाएंगे। बुरी तरह से गाड़ी चढ़ा रहे, कभी फुटपाथ पे चढ़ा रहे, कभी डिवाइडर पे चढ़ा रहे, कभी छत पे चढ़ा रहे, कभी गटर में डाल रहे, कभी नाले में डाल रहे, कभी अंडरग्राउंड जा रहे, कुछ भी कर रहे गाड़ियों के साथ। बाबा 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 स्टंट करते हैं, अलग से स्टंट मेनिया का पागलपन है। कोई गाड़ी आगे से उड़ाता है, कोई पीछे से उड़ाता है, कोई दोनों चक्के उड़ाता है, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। बराबर है। लाइफ कैसे डिसाइड करेंगे सोहन? इसीलिए वहां पर लिखा हुआ है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आप अंदाजा तो लगा ही सकते हो ना कि इतने साल तो चलेगा, अंदाजा लगाया जाता है उसका, एस्टिमेटेड। ठीक है, तो ये हुआ बॉयज का तरीका। गर्ल्स का तरीका, गर्ल्स का तरीका भाई साहब, ये रास्ता है, यहां से लेफ्ट टर्न है, लड़कियां यहां से जाते जाते 1 किलोमीटर पहले ही अपनी दोनों टांगे नीचे छोड़ देती है गाड़ी, एकदम धीरे से, हल्के से, एकदम धीरे धीरे चलाएंगे, यहीं पे टांगे छोड़ देती नीचे, गाड़ी पे से टांग नीचे रख देते हैं। अभी 1 किलोमीटर आगे जाके लेफ्ट टर्न है, दीदी ने अभी इंडिकेटर दे दिया लेफ्ट टर्न का, ताकि अभी से कोई लेफ्ट में ना जाए उसके। सिंपल।
तो गाड़ी अब बची रहेगी क्या? टिकी रहेगी। इनकी गाड़ी 8-8 साल 10-10 साल तक बढ़िया से चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि ये लोग जल्दी, बॉयज तो क्या है सीधे पहाड़ों पे चढ़ा देते हैं, डिवाइडर को ठोकेंगे, गाड़ी दूसरी गाड़ी को ठोकेंगे, इसको उसको ठोकेंगे। गर्ल्स होशियार है, ये जाके सीधे जो चलता हुआ इंसान है उसको ठोक देते हैं या तो साइकिल को ठोक देते हैं, क्योंकि ज्यादा गाड़ी को डैमेज नहीं होता। अपने डैमेज ऐसे रहते, बॉयज के डैमेज तो ऐसे रहते कि डायरेक्ट गाड़ी का बड़ा, गाड़ी का बड़ा। गर्ल्स सामने लिखी साइकिल या तो उस इंसान का कबाड़ा कर देती है। बात ये है, समझ में आया? अब समझ में आया? अच्छा, डिसिप्लिन लड़की है भाई। बेटे आप लड़की हो, आपने नाम हेडेक रखना चाहिए। क्लियर है कि यहाँ तक मजाक चल रहा, रोने का नहीं। घर पे जाके नहीं तो मम्मी को बोलेंगे, मम्मी देखो सर हमारे बारे में कैसे कैसे बोल रहे। क्लियर है यहाँ तक सबको? बढ़िया। तो देखो ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। सोहन के मन की शंका दूरी नहीं हो रही है। डिसाइड कैसे करेंगे, डिसाइड कैसे करेंगे, डिसाइड कैसे करेंगे? भाई साहब डिसाइड करने किसने कहा है आपको? किसने बोला है कि आपको डिसीजन, अभी फाइनल डिसीजन चाहिए? वही तो बोल रहा हूं मैं, नाम में दिया हुआ है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आपको अपने आप के बारे में पता है कि आप गाड़ी कैसे यूज करते हो, कैसे चलाते हो, तो सिंपल है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि भाई 5-8 साल तो गाड़ी चलेगी, उसके बाद आगे की सिचुएशन जो आएगी तब आएगी। अब किसको पता है? मैंने तो सोच लिया 5 साल बाद आएगा, कोई मशीन है 5 साल बाद चलेगी, बट मेरे एरिया में पावर फ्लक्चुएशन इतना है कि वो साल भर में वो मशीन ही ब्रेक डाउन हो गई, खराब हो गई मशीन, क्या करूंगा मैं? एस्टिमेशन नाम की चीज रहती है ना। आसपास आस पड़ोस में कभी तो देखा होगा कि भाई बाजू वाले आंटी ने मिक्सर खरीदा है, तो कितने साल पुराना मिक्सर है, भैया ने, बाजू वाले भैया ने, ये भैया ने भी गाड़ी खरीदी, ये भैया ने भी गाड़ी खरीदी, ये भैया ने भाई 5 साल में कबाड़ा कर दी, ये भैया ने 10 साल चला दी, तो मतलब आप अंदाजा लगाते हो कि 7-8 साल तक तो चलेगी भाई साहब ऑन एन एवरेज। भाई तो कह रहा हूं अंदाजा ही लगेंगे। फ्यूचर को कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? फ्यूचर को कौन प्रेडिक्ट कर सकता हो? तुम बोल सकते हो कि सर मैं 60 साल तक जीऊंगा, 70 तक जीऊंगा, 90 तक जीऊंगा, नहीं। किसको पता कि मेरी उम्र खुद की 60 मिनट की हो तो, 60 साल की उम्र ना हो तो? हु कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर? नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो वहां पे एस्टिमेशन पे चलता है ना भाई साहब, एस्टिमेशन, अंदाजा है। क्लियर है यहां तक सबको? 100%। आई होप एवरीवन क्लियर टिल हियर। तो इस वाज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अब बात ध्यान से समझो, जो मैं रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कॉस्ट ऑफ एसेट इज 1 लाख, ठीक है, एंड लाइफ इज 5 years, तो डेप्रिसिएशन पर एनम विल बी हाउ मच? 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, इज इट 20,000 पर एनम? 20,000 पर एनम? यस सर, 20,000 पर एनम। अब मान के चलते हैं अगर लाइफ ऑफ एसेट इज 10 years, देन डेप्रिसिएशन पर एनम विल बी 10,000 पर एनम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लाइफ ऑफ एसेट इज इनवर्सली रिलेटेड टू एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट और डेप्रिसिएशन, सॉरी, लाइफ ऑफ एसेट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन। तो अगर लाइफ ज्यादा होगी तो हर साल का डेप्रिसिएशन कम होगा, लाइफ कम होगी तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा। बोलो यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर है सबको? अगेन वेरी गुड। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट फैक्टर, अगेन एस्टिमेटेड रेसिडुअल
एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। ट्वेल्थ में भी था? अच्छा, ट्वेल्थ में था तो बताओ मुझे, इतना अच्छे से पढ़ाया था किसी ने तुमको? इतने अच्छे से हुआ था क्या कॉन्सेप्ट? बताओ। हाँ, ये लिखना है ना, ये लिखो, ये लिखो, लिखो जल्दी। रेसिडुअल डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब बचा कुचा, बचा हुआ। I'll be back in a moment. There's an urgent call to attend. Yes, I am back. चलो बोलो, यहाँ तक डन क्या एवरीबॉडी? देखो एक 9 लाइक पेंडिंग है, अगर किसी ने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ठोक दो, 100 पार हो जाएंगे। अरे नहीं रे बाबा, बॉयज गर्ल्स वाला क्यों लिखना है? वो सिर्फ समझाने के लिए था, वो एग्जाम्पल है, तुमको दिमाग में बैठ जाए, छप जाए, याद रहेगा, ऐसी चीज़ें याद रहती तुमको, इसीलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अरे मार देगी वो मुझे, उसको नहीं सुनाऊंगा ये लेक्चर। अगर उसको सुना दूंगा ना लेक्चर तो बोली अगली बार से गाड़ी आप ही चलाना, मुझे कहीं पे भी जाना होगा तो आप ही लेके चलना, आप ही लेके आना, ड्राइवर बना देगी उनको। देखो ये छोटे छोटे जो चुटकुले हैं जो मैं बताता हूँ आपको, तो इसकी वजह से क्या है ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है, बस लिंक हो जाता है कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है अपन एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू।
एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या कहा मैंने? स्क्रैप वैल्यू। अब ध्यान से सुनो, स्क्रैप वैल्यू की बात चल रही। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या? स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या? एस्टिमेटेड अमाउंट टू बी रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ द एसेट आफ्टर its estimated useful life, after its estimated useful life। estimated amount to be realized on sale of asset after its estimated useful life। तो अगेन ये स्क्रैप वैल्यू है, मतलब आप एसेट अगर बेचोगे तो आपको पैसा कितना आएगा। अगेन फिर से ये अंदाजा लगाने वाली बात है कि 5 साल बाद गाड़ी ये बेच देंगे 1 लाख की तो 10,000 20,000 मिलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना आप एस्टिमेट करो उतना ही मिले, कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। कम भी मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ध्यान से समझो स्क्रैप वैल्यू। अब मान के चलते हैं कॉस्ट 1 लाख, लाइफ 10 years, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 10,000। तो आपका डेप्रिसिएशन पर एनम बनेगा कितना? 1 लाख में से 10,000 आप माइनस करोगे डिवाइडेड बाय 10 years। क्या किया मैंने? 1 लाख माइनस 10,000 यानी कि 90,000 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो 9,000 पर एनम आएगा। और वही चीज अगर मान लो एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू में अगर कर देता हूं 20,000 तो डेप्रिसिएशन पर एनम कितना हो जाएगा भाई साहब? 8,000। तो रेसिडुअल वैल्यू बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन कम हो रहा है। अगेन एन इनवर्स रिलेशन। क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो जब हम ये 3 फैक्टर्स को मिला देते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है। क्या? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। क्लियर यहां तक? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। 100% क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? बोलो मुझे फटाफट, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना है एक और बात। रेसिडुअल वैल्यू और एस्टिमेट लाइफ प्री डिसाइड होता है ना? हाँ हाँ, प्री डिसाइड। जब आप एसेट खरीदते हो तभी आप अंदाजा लगा लेते हो ना। जब आप एसेट खरीदोगे तभी आप अंदाजा लगाओगे कि कितने साल तक यूज करने वाले हो अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? बढ़िया। नाउ हाँ, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। ये लिखा नहीं होगा तो ये लिख लो। यहाँ से आगे नया कॉन्सेप्ट है, ये लिख लो, पहले कंप्लीट कर लो इसको तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? आ जाओ। अब ये जो फॉर्मूला है ये क्यों है ये समझते हैं। सबसे पहले
भाई साहब हम लोग क्या करते हैं ना कि भाई जितना एसेट है, मान लो फॉर एग्जांपल इफ वी आर यूजिंग 1 लाख, कॉस्ट ऑफ एसेट इज 1 लाख एंड लाइफ इज 5 years, एग्जाम्पल 1 lakh and life is 5 years, what we do is वन लाख के कॉस्ट को हम बाइफरकेट कर देते हैं 5 साल के ऊपर। मैंने क्या किया, बराबर। तो डिप्रेशन में अगर मैं कहूं कॉस्ट ऑफ एसेट इज बाइफरकेटेड स्प्रेड amortized over its life। तो वो एसेट आपका अंदाजा आप लगाते हो कि कितने साल चलेगा, उतने साल पर उसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू स्प्रेड कर देते हो। दिस इज ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको आपके पीरियड को रिकॉग्नाइज करना है और उस पीरियड में आपको आपका कॉस्ट रिकॉग्नाइज करना है। जितना आपका खर्चा होगा उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा, जो आपकी इनकम होगी जिस पीरियड का इनकम होगा उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा, और उन एक्सपेंसेस को और इनकम्स को आपको मैच करना है। पहले एक्सपेंसेस अपने पीरियड के साथ मैच होंगे, इनकम अपने पीरियड के साथ मैच होंगे, और उस पीरियड के जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस और इनकम से वो आपस में मैच होंगे। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो सीधी बात है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितना इस पीरियड का खर्चा है उतना रिकॉर्ड करो। ये पहले साल का खर्चा, ये दूसरे साल का खर्चा, ये तीसरे साल का खर्चा, ये चौथे साल का और ये 5वें साल का खर्चा है। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। बेटे सोहन ऐसा नहीं है कि वो उसके एस्टिमेटेड लाइफ से ज़्यादा चल ही नहीं सकता, ऐसे नहीं हो सकता। संयम रखो, इन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा डिस्कशन मत करो। आगे जब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है चेंजेस इन डेप्रिसिएशन, तब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो, आपको समझ में आ जाएगा। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, सर हमने तो सोचा 5 साल, बट 5 साल बाद भी ये मशीन चल रही है, फिर क्या करेंगे सर? संयम रखो, मैं बताऊँगा, अभी संयम रखो। क्लियर है यहाँ तक सबको? पर डेप्रिसिएशन जो इसका मतलब चार्ज होता है वो किसकी वजह से चार्ज होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से चार्ज होता है। बोलो कितने लोगों को पता था? ये 11th-12th में पढ़े हैं डेप्रिसिएशन। तरुण जी 92-95 मारे हुए हैं, बताइए। बताइए बताइए जल्दी बताइए। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है भाई साहब? ध्यान से समझो। डेप्रिसिएशन को अगर सीधी सरल भाषा में बोलूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट का वैल्यू का कम होना, एसेट की वैल्यू का कम होना। उसके कॉजेज हमने देखे जो आपका होमवर्क है आज लिखना है आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया देयर आर 3 फैक्टर्स: कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। कॉस्ट का मतलब होता है जितना भी आप खर्चा करने वाले एसेट के ऊपर सारी चीजें ऐड होगी। परचेज प्राइस, डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सक्लूसिवली फॉर द यूज ऑफ द यूज फॉर मेकिंग इट रेडी टू यूज, फिर आपका डिसमेंटलिंग का खर्चा, आपका नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, बराबर। एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब आप अंदाजा लगाते हो कि ये मशीन या कोई एसेट जो है कितने साल तक चलेगी। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि भाई साहब इसकी जब लाइफ खत्म हो जाएगी एसेट की तो कितने में बिकेगी, कितना पैसा रिकवर होगा। सीधी बात है। तो सीधी बात है, 1 लाख रुपए का मेरा एसेट है, उसमें से 20,000 रुपए मेरा क्या है, उसमें से 20,000 रुपए मेरा रेसिडुअल वैल्यू है, तो वो जो 80,000 रुपए बचे उतना ही वैल्यू डेप्रिशिएट होने वाला है, क्योंकि नेट मेरा खर्चा उतना ही है। मेरा नेट खर्चा 80,000 ही है, क्योंकि 1 लाख में से 20,000 रिकवर हो रहे हैं तो 80,000 मेरा नेट एक्सपेंस है। तो मेरा नेट एक्सपेंस अगर 80,000 रुपए है तो 80,000 इज द रिकवरेबल वैल्यू, ऑल्सो कॉल्ड एज डेप्रिशिएबल वैल्यू, जितना वैल्यू डेप्रिशिएट होगा, दैट्स इट। क्लियर है यहां तक सबको? तो हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट है, जितना अपना कॉस्ट है, बात समझो बेटा, जितना अपना कॉस्ट है उतना अपन 5 साल पे बाइफरकेट कर रहे हैं।
5 साल पे, यानी कि उसके लाइफ पे बाइफरकेट कर रहे हैं, उसके लाइफ पे स्प्रेड कर रहे हैं, उस लाइफ पर अमोर्टाइज कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। बोलो समझ में आया सबको? सिंपल है यहां तक। अब ध्यान से सुनना है मेरी बात, अब ध्यान से सुनना है। एक और बात, जीजी लिखेंगे, जीजी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या होता है? डेप्रिशिएबल वैल्यू इज द कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। लिखो इसे। डिप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब क्या भाई? 1 लाख का मेरा एसेट है, उसमें से 20,000 रिकवर होने वाले हैं, तो मैं सिर्फ 80,000 डिप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि मेरा नेट खर्चा 80,000 ही है, बाद में 20,000 रिकवर होने वाले हैं। क्लियर है यहां तक? जीजी, जीजी इज गुरु जी का ज्ञान। ऊपर टॉप मार्जिन में लिखेंगे इस चीज को अपन, ऊपर टॉप मार्जिन में लिखेंगे। जीजी हमेशा, जब भी मैं जीजी लिखवाता हूँ वो टॉप मार्जिन में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? टॉप मार्जिन में लिखा जाएगा। बोलो क्लियर यहां तक? एनीबडी, एनी डाउट? ठीक है, चलो। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। आज का जितना मैंने आपको पढ़ाया है इतना आपको घर पे रिवाइज करना है, घर पे बैठ के रिवाइज करना है। जो होमवर्क मैंने दिया था आपको लिखने के लिए उतना आपको लिखना है, ठीक है? तो फॉर टुडे विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। वी विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है? स्ट्रेट लाइन WDV के अलावा और भी मेथड्स है, सब बताऊंगा, संयम रखो। एवरीबॉडी क्लियर? थैंक यू एवरीवन, विल बी मीटिंग टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। 4 लाइक बच्चे, अगर कोई 4 लाइक ठोक दे तो काम हो जाएगा, 100 हो जाएंगे। देखो दुआएं लगेगी गरीब की। Yes, we'll be meeting tomorrow. Bye bye. Do like the video, share with your friends as much as possible. जितना हो सकता है उतना आप शेयर करो आपके दोस्तों के साथ। और लेक्चर के बाद कमेंट करना मत भूलना भाई साहब, दिल को छू जाती है बातें आपके कमेंट सेक्शन वाली। चलो 100 पार, आई एम गोइंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, enjoy everyone, bye bye।